सभी को मेरा नमस्कार। सौराष्ट्र मेडिकल एंड एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट प्रोजेक्ट लाइफ एवं केवले धाम लोनावाला के संयुक्त उपक्रम में आयोजित प्राणायाम एवं ध्यान वर्कशॉप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। केवले धाम लोनावाला से हमारे बीच उपस्थित श्री सुधीर तिवारी सर का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम दीप प्राकट्य से करें, उसके बाद मैं इनका संक्षिप्त परिचय दूंगा और प्राणायाम का वर्कशॉप उसके बाद हम प्रारंभ करेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा सर से कि भगवान श्री गणेश, महर्षि पतंजलि और केवल धाम के संस्थापक श्री कोल्यानंद जी का दीप प्राकट्य कर मैं संस्था की सीईओ और ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी मित्तल बहन से अनुरोध करूंगा, संस्था के एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी श्री चंद्रकांत कोटिजा से अनुरोध करूंगा कि वो दीप प्राकट्य के लिए यहाँ पर पधारे। मैं सुधीर तिवारी सर का बहुत संक्षेप में परिचय देना चाहूँगा। इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ और फिर इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर यूएस में अपनी सेवाएं दी और चूंकि इनका नाम सुधीर जी जो रखा हुआ है वो केवल धाम के संस्थापक श्री कोल्यानंद जी ने स्वयं इनका नामांकन किया। इनके गुरु श्री दिगंबर जी, जिनकी समाधि केवल धाम में अभी कल गुरु पूर्णिमा में ये दर्शन करने गए थे, उनसे इन्होंने योग की पूरी शिक्षा ली। इनके पिता श्री ओपी तिवारी जी, श्री कोल्यानंद जी, श्री दिगंबर जी के मार्गदर्शन में योग की शिक्षा लेने के बाद इन्होंने अलग अलग देशों में जाकर भारतीय ज्ञान की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने का कार्य दायित्व सौंप लिया। पूरे वर्ष में लगभग 7 महीने ये विदेशों में जाकर ध्यान और प्राणायाम के बारे में लोगों को शिक्षा प्रदान करते हैं। लगभग 15 से 20 देशों में ये साल में अलग अलग देशों में जाकर ट्रेनिंग जो है वहाँ पर ये प्रदान कर रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि इनके व्यस्त समय में से इन्होंने अपना समय निकाला और राजकोट के लिए इन्होंने अपना समय दिया। हालांकि इनका पूरा शेड्यूल 1 साल पहले हो जाता है। हमें याद है कि 1 साल पहले जब हमारी मुलाकात केवल धाम में हुई, हमने इनको अनुरोध किया, हमारी संस्था के एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी श्री चंद्रकांत कोटिजा जी, मित्तल मैडम, इन्होंने इनको अनुरोध किया और फिर इन्होंने अपने उस व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाल कर राजकोट आना पसंद किया। तो सर, पहले तो मैं आपका हृदय से आपका आभार मानता हूँ कि आप राजकोट पधारे। इस वर्कशॉप में इनके मार्गदर्शन में हम प्राणायाम और योग ध्यान की जो ट्रेडिशनल और साइंटिफिक टेक्निक है वो सीखेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा सर से कि आज के विषय के अनुरूप वो प्राणायाम और ध्यान का जो हमारा वर्कशॉप है उसको प्रारंभ करें। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, अभिनंदन। मैं आभार प्रकट करता हूँ लाइफ प्रोजेक्ट का, जिन्होंने मुझे राजकोट में बुलाया। राजकोट से नाता मेरा पुराना है। जैसे आज सुबेरे और कल शाम को मैंने कहा था कि मेरा गुरु स्थान राजकोट है। केवल धाम गोंडल रोड पे स्वामी दिगंबर जी मेरे गुरु थे। तो मेरा सौभाग्य था कि कल मैं गुरु पूर्णिमा के दिन
अपने गुरु स्थान पे जा पाया, और इसके लिए मैं लाइफ प्रोजेक्ट का आभार प्रकट करता हूँ। इससे पहले कि आज का सेशन हम शुरू करें, हम शांति पाठ का पाठ करेंगे और उसके बाद हम सेशन शुरू करेंगे। तो आपके पास मंत्रों की शायद शीट होगी। तो उसमें जो है मंत्र, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, उस मंत्र का पाठ हम करेंगे। तब तक के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए, पीठ सीधी कर लीजिए, अपने कंधों को और छाती को खोल लीजिए। सांस स्वच्छंदता से लें, अपने पेट को पकड़े नहीं रखें पीछे, मगर आराम से उसको बाहर और अंदर की तरफ चलने दें। Don't hold your abdomen back, let it move freely. Please allow the free movement of your abdomen. और केवल श्वास पे अपना ध्यान दें, आंख बंद रखें। आप ये बात नोट करें कि जब आप श्वास अंदर लेते हैं तो श्वास में थोड़ी ठंडाई होती है, और जब आप श्वास बाहर निकालते हैं तो थोड़ी गर्मी होती है। उस ठंडे और गर्म का अनुभव थोड़ा सा लें, उस पे अपनी अवेयरनेस डालें, उस पे ध्यान दें कुछ समय के लिए। आंखें खोलने का मन भी हो तो अपने मन को श्वास की तरफ ले जाएं। शरीर को स्थिर रखें, मन को श्वास पे लगाएं। और आप इस बात का अनुभव करेंगे कि जैसे ही श्वास धीमी होती है वैसे ही मन शांत होता है। श्वास जितनी धीमी होगी मन उतना शांत होगा। इस बात को आप बांध के रख लें। अपने मन को, अपने ध्यान को श्वास से हटने न दें। पूरी श्रद्धा पूर्वक अपने श्वास पे ध्यान दें, क्योंकि जब तक श्वास है तब तक लाइफ है। आपकी श्वास श्रद्धा का पात्र है। जितना स्थिर बैठ सकते हैं उतना स्थिर बैठें। शरीर को जितना स्थिर रख सकते हैं उतना स्थिर रखें। अब धीमे से अपनी आंखों को खोलें और अब हम साथ में शांति पाठ करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः।
ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। नमस्कार। नॉर्मली जब मैं विदेशों में अपने शिविर शुरू करता हूं या वर्कशॉप्स शुरू करता हूं तो दो टॉपिक्स हैं जिसमें मैं हमेशा बात करता हूं, जिससे मैं हमेशा वर्कशॉप की शुरुआत करता हूं। एक टॉपिक है योग के प्रति जो लोगों की मिसकंसेप्शंस हैं, स्पेशली बाहर के देशों में जो गलत फहमियां हैं योग को लेके कि योग एक धर्म है या योग केवल आसन है। और दूसरी बात जो मैं करता हूं वो एक्सपेक्टेशंस सेट करने की करता हूं। मगर एक गलत फहमी योग को लेके अपने यहां भी है, और वो ये है कि लोग समझते हैं कि योग के प्रैक्टिशनर को अति गंभीर होना चाहिए, मुस्कुराना भी नहीं चाहिए। हाँ? तो नॉर्मली क्या होता है कि मैं क्लास के पहले आऊंगा, क्लास शुरू नहीं हुआ है, सब लोग बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, अपने वाटर कूलर जो होता है उसके आसपास गप्पा गोष्ठी कर रहे हैं। अब टीचर क्लास में आया, क्लास शुरू होने वाला है, सब लोग सीरियस। हाँ, तो एक बात ध्यान रखिए, योग में सीरियसनेस की जरूरत नहीं है, योग में सिंसियरिटी की जरूरत है। आपको सिंसियर होना है, सीरियस नहीं होना है। फिर प्रश्न ये उठता है कि सीरियसनेस में और सिंसियरिटी में अंतर क्या है। सीरियसनेस जो है वो 2 डायमेंशनल है, लंबाई है और चौड़ाई है। जो सिंसियरिटी है वो 3 डायमेंशनल है, लंबाई है, चौड़ाई है और गहराई भी है। तो अपनी प्रैक्टिस में गहराई लाएं, खाली लंबाई और चौड़ाई से काम नहीं चलेगा, स्पेशली योग की प्रैक्टिस में। क्योंकि कहते हैं कि योग की प्रैक्टिस एक अनुभवशील प्रैक्टिस है, एक एक्सपीरियंशियल प्रैक्टिस है, केवल मैकेनिकल प्रैक्टिस नहीं है। आप जिम में जाएंगे, वजन उठाएंगे, साइकिलिंग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपके जो हाथ हैं बड़े हो जाएंगे, मसल्स बन जाएंगी। मगर आपकी मसल्स बन गई मगर अंदर के ऑर्गन्स वीक हुए तो क्या फायदा। योग में जब व्यक्ति करता है तो पूर्ण रूपेण स्वस्थ होता है, शरीर से भी और मन से भी। इसीलिए कहते हैं कि योग एक अनुभव पूर्व पूर्ण यात्रा है। अनुभव इसका मेन जो है स्टे है। मगर हम अपनी प्रैक्टिस में गहराई कैसे लाएं, प्रश्न ये उठता है। तो यदि आप भगवत गीता पढ़ें तो 12वें चैप्टर के 12वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने बड़ा साफ कर दिया, और पूरा तात्पर्य ये है। कहते हैं कि एक्शन विदाउट थॉट्स, कर्म या क्रिया बिना सोचे समझे केयरलेस होती है, डेंजरस होती है। एंड थॉट विदाउट एक्शन, सिर्फ सोचना
और कुछ करना नहीं, वो यूजलेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोई व्यक्ति है और नदी बह रही है और बिना समझे सोचे नदी में कूद जाए, वो डेंजरस है, वो केयरलेस है। आपको मालूम नहीं गहराई कितनी है, आपको मालूम नहीं नदी में पत्थर हैं कि नहीं, आपको मालूम नहीं नदी में मगरमच्छ हैं कि नहीं, तो वो केयरलेस है। दूसरा इसका आयाम ये है, कोई व्यक्ति नदी के पास जाए, उसको नदी पार करनी है, रोज जाके नदी के सामने बैठे और सोचे अब मुझे नदी पार करनी है। उसने इतना भी शोध कर लिया कि नदी गहरी नहीं है, उसमें पत्थर भी नहीं है, उसमें मगरमच्छ भी नहीं है, पूरा शोध, उसके नदी के ऊपर उसकी पीएचडी हो गई है, मगर पार नहीं की। दैट इज थॉट विदाउट एक्शन, वो यूजलेस है। तो हमको कोई मिडिल ग्राउंड चाहिए, थॉट, एक्शन विथ थॉट। वो चीज को सिंसियर बनाता है सीरियस से। अब वो हम अपने योग में कैसे लाएं? तो जैसे कहा गया है, प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें क्लैरिटी से। और क्लैरिटी कैसे लाएं हम? फिर हमें जो हम कर रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आसन कर रहे हो, या प्राणायाम कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, या योग एज ए होल कर रहे हो, उसके बारे में क्लैरिटी चाहिए। और वो क्लैरिटी हमें कहां से आएगी? वो क्लैरिटी हमें शास्त्रों से आएगी। तो जो शास्त्रीय योग है उसे हम क्लासिकल योग या ट्रेडिशनल योग कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी एक फाउंडेशन है, वो किसी ने इन्वेंट नहीं किया, वो हजारों सालों से हमारी परंपरा में चला आ रहा है। अब शास्त्रीय योग में प्राणायाम भी एक उसका अंग है। तो प्राणायाम प्रैक्टिस में हम सिंसियरिटी कैसे लाएं, ध्यान में हम सिंसियरिटी कैसे लाएं, गहराई कैसे लाएं? तो उसके लिए कुछ प्रश्न हैं जो स्वयं अपने मन में क्लियर होने चाहिए। पहला, कि प्राणायाम क्या है। दूसरा, हम प्राणायाम क्यों करते हैं। तीसरा, हम प्राणायाम कैसे करते हैं, प्राणायाम करने का जो बेसिक फाउंडेशन है वो क्या है। और यदि हम प्राणायाम उसके डेफिनेशन के हिसाब से, उसकी टेक्निक से के हिसाब से करेंगे, तो उसके फायदे क्या है। जब ये सब चीजें हमें समझ में आएंगी तो एक दिमाग में क्लैरिटी आएगी। और जब हम उस क्लैरिटी के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो वो प्रैक्टिस करने का अनुभव ही कुछ और हो। और इस विषय में, क्लैरिटी के विषय में, फिर यहां मैं केवल धाम का नाम लेके आना चाहता हूं कि केवल धाम के जो संस्थापक थे, स्वामी कुवलानंद जी, उनका ये मानना था कि योग पे जो साइंटिफिक, वैज्ञानिक शोध है वो होना चाहिए। मगर वैज्ञानिक शोध दार्शनिक शोध के बिना अधूरा है। जो योग के जितने भी ग्रंथ हैं, और उनके समय ग्रंथों की केवल मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल थी, उन पे शोध होना चाहिए, उनको डिकोड करना चाहिए। तभी हमें मालूम पड़ेगा कि जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं। यदि मानिए आप एक प्रैक्टिस पे शोध कर रहे हैं, आपको कि इस बात की क्या गारंटी है कि आप उस प्रैक्टिस को सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, आपकी टेक्निक सही है कि नहीं, उसका कोई आधार तो होना चाहिए ना। तो योग परंपरा में उसका आधार है योग शास्त्र। उसमें पतंजलि योग सूत्र आ जाते हैं, उसमें वशिष्ठ योग वशिष्ठ आ जाता है, उसमें हठ प्रदीपिका आ जाती है, गोरक्ष संहिता आ जाती है, घेरण संहिता आ जाती है, शिव संहिता आ जाती है। ये सब योग के ग्रंथ हैं। और बड़ी क्लियरली उन्होंने कहा है कि आप योग का अभ्यास कैसे करें, कौन सी प्रैक्टिस कैसे करें, और यदि आप प्रैक्टिस इस तरह से करेंगे तो उसका जो है इफेक्ट क्या होगा। स्वामी कुवलानंद जी ने केवल धाम में
केवल धाम योग इंस्टीट्यूट लोनावाला में साइंटिफिक रिसर्च शुरू किया। साइंटिफिक रिसर्च करने के उपरांत, या मैं ये कहूँ साइंटिफिक रिसर्च करने से पहले, उपरांत नहीं, उन्होंने फिलॉसफिकल रिसर्च शुरू किया। जो योग के ग्रंथ हैं उनका क्रिटिकल एनालिसिस किया। उसमें से उन्होंने निकाला कि कौन से ग्रंथों में कौन सी प्रैक्टिस पूर्ण है और कौन सी प्रैक्टिस अधूरी है। तो जो भी प्रैक्टिस पूर्ण थी उसकी पूरी टेक्निक उन्होंने ली, चाहे वो आसन हो चाहे वो प्राणायाम हो। और वो तो उन्होंने कम से कम 10 से ज्यादा टेक्स्ट को रेफर किया। और उसके बाद उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे। आसन के लिए उन्हें लिखा ग्रंथ आसन, तो ये गुजराती में है, शायद मेरे ख्याल से गुजराती में ही है। और प्राणायाम के विषय में उन्होंने लिखा प्राणायाम। ये जो 2 ग्रंथ हैं उन्होंने इस हिसाब से लिखे हैं कि जितने भी प्रैक्टिसेस इसमें मेंशन्ड हैं उस पे साइंटिफिक एज वेल एज फिलोसॉफिकल रिसर्च हुआ है। स्टेप बाय स्टेप आप कैसे उसको करें। तो जब मैं सिखाता हूं प्राणायाम या आसन, मेरा रेफरेंस पॉइंट यही है। तो यदि आप प्राणायाम के इच्छुक हैं और आपको प्रैक्टिस के लिए क्लैरिटी चाहिए, तो ये 2 पुस्तकें बहुत ही ज़्यादा काम आती हैं। और जिसको और ज़्यादा थोड़ा अनुभव चाहिए, जो थेरेपी में ज़्यादा है, तो स्वामी जी ने योग थेरेपी या योग चिकित्सा, ये, हाँ, ये योग थेरेपी नाम की किताब लिखी थी, योग चिकित्सा। ये 3 जो ग्रंथ हैं ये केवल धाम के मूल ग्रंथ हैं। और जब हम वंश परंपरा की बात करते हैं तो ये केवल धाम की वंश परंपरा है। तो हम जो भी सिखाएंगे, हम जो भी यहाँ सीखेंगे, इसी के आधार पे सीखेंगे। तो ये बात हम लोग को समझ लेनी चाहिए कि एक हमारी प्रैक्टिस के पीछे आधार है, और उस आधार के बेसिस पे इन ग्रंथों में जब प्राणायाम का के फायदे बताए गए हैं वो उन्होंने आयुर्वेद के माध्यम से बताए गए हैं। पिछले 20 सालों में भारत में ही नहीं विदेशों में भी प्राणायाम पे बहुत ज़्यादा शोध हुआ है। प्राणायामिक प्रैक्टिसेस पे बहुत ज़्यादा शोध हुआ है। बहुत सारे देशों में तो मेडिकल प्रोफेशन में स्पेशली पेशेंट्स जो रिहैबिलिटेट कर रहे हैं, चाहे हार्ट से हो या स्ट्रोक से हो या स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज से हो, उनके लिए प्राणायाम और मेडिटेशन है, प्राणायाम और ध्यान वो रेकमेंड करते हैं। भले ही प्राणायाम को कभी कभी उनकी लिमिट्स की वजह से, कुछ चीज पॉलिटिक्स की वजह से शायद प्राणायाम नहीं बोलते हो, मगर कराते वो प्राणायाम। अब जब हम प्राणायाम की बात करते हैं तो प्रश्न ये होता है कि प्राणायाम क्या है। तो प्राणायाम एक प्रोग्रेसिव प्रैक्टिस है, वो प्रगतिशील प्रैक्टिस है। आप शुरुआत कहीं करते हैं, रोज प्रैक्टिस करते रहते हैं, अपने आप को सक्षम बनाते हैं, आपकी जो श्वास प्रश्वास का तंत्र है उसको स्ट्रांग बनाते हैं। शुरुआत एक पॉइंट पे होती है और आप प्रोग्रेस करते रहते हैं और उसका लाभ आपको आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे बड़ा ही क्लियर दिखता है। बहुत सारी चीजें हैं आजकल दुनिया में जिससे हम ग्रसित हैं। सबसे बड़ा ग्रसित रहने का कारण क्या है? स्ट्रेस। हम कहते हैं स्ट्रेस है। और स्ट्रेस के बाद क्या होता है? किसी को डिप्रेशन हो जाता है, किसी को एंजाइटी हो जाती है, गुस्सा लोग अपने हाथ में लिए लिए फिरते हैं। इसके लिए फिर दवाइयों के लिए आप हजारों लाखों रुपए खर्च करते हो, डॉक्टरों के पास जाते हो, डॉक्टर आपको किसी और डॉक्टर के पास भेजेगा, फिर वो किसी और डॉक्टर के पास भेजेगा। अगर हम आधा घंटा 1 घंटा रोज निकाल सकें और योग प्रैक्टिस को हम दे सकें तो ये चीज़ों को बड़े अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। ये मैंने खुद देखा 11 साल से, 2011 से, मेरी जब मैंने अपना कॉरपोरेट करियर ख़त्म किया उसके बाद दुनिया भर में, जैसे मिश्रा जी ने कहा कि मैं
दुनिया भर में मेनली प्राणायाम और ध्यान पढ़ाता हूं और मैंने लोगों की लाइफ बदलते हुए देखी है। आज अपने साथ यहाँ विक्की बैठी हुई है, ताइवान से। 3 साल प्राणायाम कोर्स की विद्यार्थी है वो। तो यहाँ एक एक्सपीरियंस करने आई है, वो मुझे असिस्ट करेगी। मगर वो भी उसी चीज का एक प्रोडक्ट है। 2016 में पहली बार उसने, आई एम टेलिंग देम योर हिस्ट्री, 2016 में पहली बार इसने प्राणायाम का कोर्स किया। ये भी कॉर्पोरेट की दुनिया में थी, फाइनेंस की दुनिया में, मार्केटिंग की दुनिया में। तब मैंने इसको देखा था और मैं इसको देखता हूँ, तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। और अब जब आपको व्यक्तिगत टाइम मिले तो आप इससे बात कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास दुनिया में जिसमें प्राणायाम ने लोगों के जीवन को बदला है। तो आखिर प्राणायाम है क्या? तो बहुत ही, यदि सरल भाषा में हम उसको देखें तो हम कहेंगे कि प्राणायाम जो है आपके श्वास तंत्र को प्रशिक्षित करने का नाम है, एक योगिक सिद्धांत से। अंग्रेजी में बोलेंगे तो प्राणायाम इज नथिंग बट ट्रेनिंग ऑफ योर ब्रेथ इन ए योगिक वे। सिर्फ वो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर प्रश्न ये उठता है कि हम अपनी ब्रेथ को ट्रेन कैसे करें। मगर इससे पहले एक और प्रश्न उठता है कि हमारी ब्रेथ है क्या? व्हाट इज ब्रेथ? एक अनुभवी पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अगर मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज ब्रेथ, आप क्या बोलोगे? व्हाट एल्स कैन यू सी व्हेन यू ब्रीथ? आप क्या देखते हो? एक एक ब्रेथ को, वन ब्रेथ को आप कैसे डिफाइन करोगे? एनीवन? सिंपली पुट, इतना कठिन नहीं है। वन इनहेल, वन एक्सहेल इक्वल्स वन ब्रेथ। नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। हमारे ब्रीदिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं? हमारे उपकरण कौन से हैं जिससे हम श्वास लेते हैं? नाक, और नाक काम नहीं कर रही तो मुंह। यही दो उपकरण है ना? और जब हम सांस अंदर लेते हैं और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, अब जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी छाती को, पेट को, साइड में क्या होता है? फूलता है ना। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो मेरे पूरी श्वास की जो प्रक्रिया है वो इस चीज में समझ आती है। श्वास क्या है? एक इनहेल, एक एक्सहेल। श्वास किससे लेते हैं? नाक से लेते हैं, मुंह से लेते हैं। श्वास लेने के साथ अंदर लेने से बॉडी, छाती और पेट और साइड एक्सपैंड करते हैं, छोड़ने पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है, एक बार में, 1 मिनट में 15 बार श्वास लेता है। ये नॉर्मल है। अब ये जानकारी यदि हमें मालूम है, फिर ट्रेनिंग हम कैसे कर सकते हैं ब्रेथ योगिक प्रोटोकॉल के साथ? तो इसके साथ दो चीजें जुड़ जाती हैं। यदि हम इस समय एट एन एवरेज, एवरी ह्यूमन बीइंग 15 ब्रेथ्स 1 मिनट में ले रहा है, कुछ 18 लेते होंगे, कुछ 12 लेते होंगे, आप उसको एवरेज कर दो तो 15 हो जाती है। ये जानकारी होते हुए आप कैसे ट्रेन करोगे ब्रेथ? फिर इसके दो हल निकलते हैं। या तो अपनी ब्रीदिंग को आप तेज कर दो, फास्ट कर दो, 15 से ज्यादा, 1 मिनट में 15 से ज्यादा ब्रेथ ब्रेथ लो। और दूसरा ये करो कि 15 से कम कर दो। यही दो ऑप्शन है। अब यहां जो है, योग का प्रोटोकॉल बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। जब आप अपने श्वास की गति को बढ़ाते हो तो इतनी बढ़ा देते हो कि 15 ब्रेथ के बजाय 1 मिनट में आप 60 बार ब्रीथ करते हो। जब ये 60 बार की ब्रीदिंग में आप परिपक्व हो जाओ तो आप 1 मिनट में 120 बार ब्रीथ कर सकते हैं। मगर रैपिड ब्रीदिंग या फास्ट ब्रीदिंग का
योगिक सिद्धांत ये है कि रैपिड ब्रीदिंग में छाती स्टिल रहती है, छाती मूव नहीं करती, खाली आपका एब्डोमेन मूव करता है। और एब्डोमेन इस तरह से मूव करता है कि आपका एक्सलेशन, जो श्वास बाहर निकालने की प्रक्रिया है, वो एक्टिव है, उसमें आप एफर्ट करते हो। और श्वास अंदर लेने की जो प्रक्रिया है वो अपने आप हो जाती है, पैसिव है, आपको लेना नहीं पड़ता। उसके ऊपर जो सांस लेने का प्रयत्न जहां से होता है वो नाक से नहीं होता, वो नाभि के नीचे से। आप पेट अंदर करोगे, श्वास बाहर जाएगी, और जैसे ही पेट बाहर आएगा श्वास अपने आप अंदर आ जाएगी। तो इसके अंतर्गत ये जो मूल सिद्धांत है, फाउंडेशन है, बेसिस है, नींव है रैपिड ब्रीदिंग प्राणायामिक प्रैक्टिसेस की। एक तरीका ये हो गया ट्रेन करने का। दूसरा तरीका ट्रेन करने का ब्रेथ को ये हो गया कि आप अपनी ब्रीदिंग को स्लो कर दो, धीमा कर दो। इंस्टेड ऑफ 15 ब्रेथ्स अ मिनट, आप 1 मिनट में 4 बार श्वास लो। जब परिपक्व हो जाओ तो 1 मिनट में केवल 1 बार सांस लो। अब इसमें यौगिक सिद्धांत कौन सा हो गया? इसमें यौगिक सिद्धांत ये हो गया कि जब आप अपनी ब्रीदिंग को स्लो करते हो तो पेट को आप अंदर की ओर ही रखते हो। जैसे कि मैंने श्वास निकाली, पेट अंदर गया, वहां का वहीं रख लो पेट, और फिर अपनी छाती से आप श्वास प्रश्वास लो। फिर पेट नहीं हिलेगा, केवल छाती को आपको एक्सपैंड करना है और छाती को दबाना है, एक्सपैंड करना है, दबाना है। तो एफर्ट जो है, उसका प्रयत्न जो है, वो छाती के लेवल पे होता है, नाक के लेवल पे नहीं होता। जितने धीमे से आप अपनी छाती को बाहर ले जाओगे उतने धीमे से श्वास अंदर जाएगी, और जितने धीमे से आप अपनी छाती को दबाओगे उतने धीमे से आपकी श्वास बाहर जाएगी। तो स्लो ब्रीदिंग का ये प्रोटोकॉल है। तो ये जो दो हो गए, ये दो बेसिक पैटर्न्स हो गए प्राणायाम के, रैपिड ब्रीदिंग के, स्लो ब्रीदिंग के। अब यदि आप योगिक टेक्स्ट जाएं और उसमें देखें तो किसी टेक्स्ट में 8 प्राणायाम का वर्णन है, किसी टेक्स्ट में 6 प्राणायाम का वर्णन है, किसी टेक्स्ट में 2 प्राणायाम का वर्णन है। अब ये वैरायटी कहां से आई जबकि बेसिक पैटर्न्स 2 हैं? तो ये वैरायटी आई हमारे नॉस्ट्रल्स मैनिपुलेशंस। तो आज का जो कोर्स क्लास है, हम बेसिकली फाउंडेशन ही ले कर रहे हैं, जिससे कि ब्रीदिंग, प्राणायाम की विधि हमारी गड़बड़ ना हो। तो बाकी की वैरायटी आती है नॉस्ट्रल से और मुंह से। कुछ प्राणायामों में हम राइट नॉस्ट्रल से ब्रीद इन करते हैं, लेफ्ट से बाहर निकाल देते हैं। कुछ प्राणायाम से हम ऑल्टरनेट करते हैं, लेफ्ट से लेंगे, राइट से निकालेंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे। कुछ प्राणायाम में हम अपनी जीभ बाहर निकाल के जीभ से श्वास अंदर लेंगे। कुछ प्राणायाम में हम नाक से सांस लेके आवाज निकालेंगे। तो ये यहाँ से प्राणायाम की वैरायटी आती हैं आपके प्राणायाम ब्रीदिंग के इंस्ट्रूमेंट्स, उनके मैनिपुलेशंस। मगर एक बार हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो शास्त्र संबद्ध लोग थे, उनका ये मानना था कि प्राणायाम के समय अपने दोनों नॉस्ट्रल्स जो हैं वो खुले होने चाहिए, गिवन कि किसी को साइनस इन्फेक्शन या कुछ ऊपर से रोग ना हो। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि प्राणायाम के समय की हमारी दोनों नासिकाएं खुली हों। अब ये हम कैसे पक्का कर सकते हैं कि हमारी नासिकाएं दोनों खुली? इससे पहले हमें एक प्रश्न पूछना चाहिए कि हमारे पास 2 नासिकाएं क्यों हैं, एक क्यों नहीं? काम तो एक से भी चल जाता, 2 क्यों है? तो इसका जो उत्तर है मॉडर्न साइंस के पास नहीं है, मगर हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन बड़े अच्छे से दिया। उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि जब हम राइट नॉस्ट्रल से श्वास लेते हैं तो हमारे शरीर का तापमान, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसीलिए उन्होंने राइट नॉस्ट्रल का नाम सूर्य नाड़ी रखा।
उन्होंने देखा यदि हम लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास लेते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर गिर जाता है, इसीलिए उन्होंने चंद्र नाड़ी नाम दिया उसको। जो अभी आधुनिक रिसर्च हुआ है प्राणायाम पे, जो दुनिया भर में हो रहा है, उसमें उन्होंने एक बात और गौर की। उन्होंने गौर किया कि जब हम राइट नॉस्ट्रल से ब्रीद इन करते हैं तो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। तो आप सोचो, जिन लोग को हाइपोथायरॉयड है, जिनका थायराइड फंक्शन बहुत कम है, वीक है, तो उनके लिए प्राणायाम काम करेगा, खाली राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। उन्होंने ये भी नोट किया कि जो व्यक्ति लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीथ करता है उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो परहैप्स जिन लोगों को हाइपरथायरॉयडिज्म है, थायराइड फंक्शन बहुत ज्यादा है, लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग काम करेगी। तो प्राणायाम का आधार ये भी है, मगर प्रश्न ये है कि हम दोनों नॉस्ट्रल्स को ओपन कैसे रखें। तो योगियों ने एक विधि देखी। उन्होंने कहा कि यदि हमारा राइट नॉस्ट्रल ब्लॉक्ड है, तो यदि आप अपने लेफ्ट आर्मपिट के अंदर प्रेशर डालेंगे तो वो राइट नॉस्ट्रल खुल जाएगा। यदि आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्लॉक्ड है, आप राइट आर्मपिट के अंदर प्रेशर डालें तो वो खुल जाएगा। तो यदि आप देखें अपनी परंपरा में, अगर आप योगियों को की फोटो देखें पुराने, तो उसमें एक योग दंड होता है। और योग दंड का एक काम यही था कि योग दंड को यहाँ या यहाँ रख के वो लोग अपने नॉस्ट्रल का संचालन करते। आजकल तो आर्मपिट कुशन्स आ गए हैं, तो कुशन के अंदर आप अपने कुशन्स बगल में रख सकते हैं या अपना हाथ से दबा सकते हैं यदि कुशन ना हो। तो वो एक तरीका है नॉस्ट्रल्स खोलने के लिए। एवरीवन ओके, सब क्लियर? तो ये जो है प्राणायाम प्रैक्टिस करने से पहले ये फंडामेंटल्स हमको समझ जाने चाहिए, जिससे यदि टीचर के एब्सेंस में भी अपनी पर्सनल प्रैक्टिस में भी हम प्राणायाम ठीक ठाक कर पाएंगे। अब प्राणायाम के बारे में एक और चीज जरूरी है कि जब हम कुछ भी करने जाते हैं उसकी तैयारी होनी चाहिए। मानिए हम सब्जी पकाने में जाएं, अब आपके पास एक लौकी है, आप पूरी लौकी तो नहीं डाल देते तवे के ऊपर या पैन में। आप क्या करते हो, उसको छीलोगे, काटोगे, पानी में डालोगे, धोगे, फिर उसकी सब्जी बनाओगे ना। तो हर चीज के लिए तैयारी बहुत जरूरी होती है। तो प्राणायाम के लिए भी तैयारी बहुत जरूरी होती है। उसके लिए योग शास्त्र ने षट क्रिया का उल्लेख किया है, मगर बहुत सारे स्टूडियो में षट क्रिया नहीं की जा सकती क्योंकि वो फैसिलिटी नहीं है, स्पेशली वेस्ट में। इसीलिए केवल धाम ने, स्वामी कुवलानंद जी ने 5 प्रैक्टिसेस जो है, उद्यान बंध, अग्निसार, सिंहासन, जिह्वा बंद और ब्रह्म मुद्रा, ये 5 प्रैक्टिस को एक साथ लाया, जिससे कि उनका प्रभाव वही हो, सिमिलर हो षट क्रियाओं का। आइडेंटिकल तो नहीं होगा बट सिमिलर होगा, वो आपको प्राणायाम के लिए तैयार कर देंगे। अब जहां तक ये प्रैक्टिसेस हैं, इनकी एक प्री रिक्विजिट है, एक जरूरत ये है कि ये खाली पेट की जाती है। आज सुबेरे हम लोग ने उद्यान बंद किया था क्योंकि सुबेरे का सेशन था। शाम के समय हम अब आज के सेशन में नहीं करेंगे क्योंकि किसी ने खाया हो, किसी ने नहीं खाया हो, मगर सिंहासन और जिह्वा बंद की प्रैक्टिस हम करेंगे। वैसे 5 प्रैक्टिस हैं जो मैंने आपको गिनाई। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्लो ब्रीदिंग की प्रैक्टिस ट्राई करेंगे, एक रैपिड ब्रीदिंग की प्रैक्टिस ट्राई करेंगे, और अगर समय बचा तो थोड़ी चैंटिंग कर लेंगे। तो लायंस पोज जो है सबसे पहले, या सिंहासन उसे कहते हैं, उसमें पहले पॉस्चर, अपने पॉस्चर का ध्यान देना होता है। विकी, सो फर्स्ट यू वांट टू फेस देयर, शो योर लेग्स, फेस द वॉल। या तो पहले आप इसके पैर का अरेंजमेंट देखें। जो एड़ियां हैं एक दूसरे के ऊपर होंगी, और ये आप एड़ियां क्रॉस करके आप बैठेंगे। यू कैन ऑल्सो टर्न दिस वे सो दे कैन सी। ठीक है, तो ये ट्राई करना है आपको, एड़ियां क्रॉस करके, एंड मे बी देयर ऑल्सो। थैंक यू।
तो ये आपका पोस्चर हो गया। देन यू कैन फेस फॉरवर्ड हियर। फिर आप जो है अपना हाथ अपने घुटने पे रख देंगे और आप उस पे जोर देंगे जिससे कि आप रेस्ट करेंगे। आपके हाथ मुड़ने नहीं चाहिए, सीधे होने चाहिए, और शोल्डर्स भी सीधे होने चाहिए, पॉप अप नहीं होने चाहिए, सीधे होने चाहिए। अब जब आप जोर अपने घुटनों पे देंगे तो क्या होता है कि जो एड़ियां आपकी क्रॉस्ड हैं, कभी कभी उस पर प्रेशर लगता है, तो घुटने पे जोर देने से वो प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये तो आपका मूल पॉस्चर हो गया। जहां तक लायंस पोज की बात है, एग्जीक्यूशन की बात है, सबसे पहले आप जोर से सांस बाहर निकालेंगे। सांस बाहर निकालते हुए अपनी जबान बाहर निकालेंगे। जबान इतनी बाहर निकालेंगे कि आपकी जो टिप ऑफ द टंग है वो चिन के जितने पास आ सके आ जाए। अपनी जो थोड़ी है चिन है उसको थोड़ा नीचे करेंगे और आपकी दृष्टि जो होगी वो दोनों आंखों के बीच या भ्रू मध्य होगी। तो मैं विकी को बोलता हूं कि आपको 2 राउंड इस तरफ, 2 राउंड वहां, 2 राउंड करके दिखाए। फिर उस हिसाब से फिर हम लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस पे कोई लिमिटेशन नहीं है, जैसे कि उद्यान बंध पे लिमिटेशन है, अग्निसार पे लिमिटेशन है, कुछ लोग नहीं कर सकते हैं, मगर ये प्रैक्टिस हर कोई कर सकता है। कैन यू प्लीज डेमोन्स्ट्रेट 2 राउंड्स? तो चिन नीचे है, गेज इन बिटवीन द आईब्राउज है, हाथ फैले हुए हैं और सांस बाहर रखें 5 की गिनती तक, यानी जबान बाहर रख के 5 की गिनती तक, फिर जबान अंदर ले आए। 1-2 सांस लें, फिर दोबारा से दूसरा राउंड कर लें। थैंक यू। नाउ यू कैन आल्सो शो देम। तो आप लोग भी एक बार देख लें। तो सिंहासन जो प्रैक्टिस है वो एक बहुत ही फायदेमंद प्रैक्टिस है। आपकी जो रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं, जो श्वास के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिसे हम कहते हैं लेरेंजियल मसल्स और फेरेंजियल मसल, वो आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। दूसरा, ये जो है लायंस पोज से जिन लोगों को टॉन्सिल्स की बीमारी होती है, लायंस पोज टॉन्सिल्स की बीमारी से बचाता है। कुछ लोगों को, अब इस पे शोध अभी चालू है, बंद नहीं हुआ, जिन लोगों को वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है, चक्कर आ जाना, उनके लिए भी लायंस पोज बहुत अच्छा है। और जिन लोगों को अस्थमा होता है उनके लिए लायंस पोज, और जो दूसरा है टंग लॉक, जो हम लोग लायंस पोज के बाद करेंगे, उनको अगर आपने ऑल्टरनेशन में किया तो जिनको अस्थमा होता है, अपर रेस्पिरेटरी कंजेशन होता है, उनके लिए ये ऑल्टरनेशन बहुत जरूरी होता है। तो इस समय हम क्या करेंगे, हम लोग 5 राउंड जो है लायंस पोज के या सिंहासन के करेंगे। आप जोर से सांस बाहर निकालेंगे, जबान एकदम नीचे, चिन थोड़ी आधी नीचे, और आपकी जो दृष्टि रहेगी वो भ्रूमध्य रहेगी, हाँ, दोनों भौं के बीच में। मेंटल काउंट आप करिए 5, 1 2 3 4 5, फिर जबान अंदर लीजिए, मुंह बंद रखिए, 2-3 श्वास लीजिए, फिर दूसरा राउंड करिए। ऐसे 5 राउंड हम करते हैं। तो आप कृपया पोजीशन में आ जाएं लायंस पोज की। हाथ घुटनों पे हैं, घुटने फैले हुए, हाथ फैले हुए ऐसे, हाथ हाथ सीधे, आप रेस्ट कर रहे हैं, कोहनी नहीं मुड़ी हुई, बॉडी सीधी, फेस आगे। जोर से श्वास निकालें और उसी दौरान श्वास बाहर निकालें। चिन थोड़ी डाउन, चिन डाउन, और गेज बिटवीन द आईब्राउज। 5 की गिनती तक अंदर रखें, बाहर रखें जबान को। अब जबान अंदर लें, मुंह बंद करें,
एक दो श्वास लें. राउंड नंबर 2 बिगिन. होल्ड. 1 2 3 4 5. श्वास अंदर लें. एक दो श्वास फिर से लें नॉर्मल. राउंड नंबर 3 बिगिन. 1 2 3 4 5. रिलीज. जबान अंदर ले लें. थोड़ी श्वास लें. राउंड नंबर 4 बिगिन. Gaze between the eyebrows. 1 2 3 4 5. रिलीज. सांस लें एक दो और अंदर. फाइनल राउंड. राउंड नंबर 5. प्लीज बिगिन. 1 2 3 4 5. रिलीज. अब आलती पालती मार के बैठ जाए मेडिटेटिव पोज में. अब अगली जो क्रिया है, अगली जो प्रैक्टिस है, वो है प्रैक्टिस जिसे हम कहते हैं जिह्वा बंद. और जिह्वा बंद भी प्राणायाम के लिए एक अच्छा प्रिपरेशन है. तो जिह्वा बंद में हम क्या करते हैं कि जो आपकी टंग का, जिह्वा का जो सरफेस है, उसको हम अपर पैलेट पे लगा लेते हैं. और अपर पैलेट पे लगा के एक ऊपर की तरफ खींचते हैं जिससे एक सक्शन हो. और ये जो बीच का भाग है इसे फ्रेनम कहते हैं. तो फ्रेनम तननी चाहिए, खिंचनी चाहिए. और आपकी जो टंग है, जिह्वा का जो मूल है यहाँ, वो ऊपर खिंचना चाहिए. मुंह जो है वो लंबा खुलना चाहिए, चौड़ा नहीं खुलना चाहिए. और फोरहेड जो है वो रिलैक्स होना चाहिए. यदि आंख बंद कर सकें तो आंख बंद करके करें. और जब आप इसको रिलीज करोगे तो एक आवाज निकलती है. बट प्रैक्टिस का उद्देश्य आवाज निकालना नहीं है. फ्रेनम को स्ट्रेच करना है और रूट ऑफ द टंग को पुल करना है. यदि हो सके तो आप उसको 5 की गिनती तक मेंटेन करें, उसके बाद छोड़ दें. जिन लोगों ने ये प्रैक्टिसेस पहले नहीं की हैं, कुछ लोगों को पहले या दूसरे सेशन में आ जाते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है. तो आप उस बात की चिंता कभी नहीं करना कि आज मुझे नहीं आई, आज मुझे नहीं आई. यदि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो अभ्यास करते करते ये प्रैक्टिस आ जाती है. तो उसमें आप चिंता नहीं करना. ये प्रोग्रेसिव प्रैक्टिसेस हैं और कभी कभी समय भी लगता है, मगर अभ्यास नियम से करना चाहिए. सबको टेक्निक क्लियर है? पक्का? तो 5 राउंड करते हैं जिह्वा बंद के. पद्मा यानी क्रॉस लेगेड पोज पे आंख बंद करके. किसी को कोई भी प्रश्न हो अपना हाथ उठा दें. अपने हमारे पास इनफ टीचर्स हैं जो आपकी मदद कर सके. साफ नहीं हो रहा? प्लीज बिगिन. आंख बंद करके, आंख बंद करके एकदम. राउंड नंबर 1 बिगिन. 1 2 3 4 5. रिलीज. एक दो श्वास बीच में लें. राउंड नंबर 2 बिगिन. 1 2 3 4 5. Release.
एक दो श्वास लें बीच में। राउंड नंबर 3 बिगिन। 1 2 3 4 5 रिलीज। राउंड नंबर 4 बिगिन। मुंह को पूरा खोलें। 1 2 3 4 5 रिलीज। मुंह को पूरा खोलना है, ऐसे देखिए, ऐसे नहीं। राउंड नंबर 5 बिगिन। 1 2 3 4 5 रिलीज। तो ये आज के लिए थी 2 प्रेपरेटरी प्रैक्टिसेस, जबकि मैंने कहा 5 हैं। बाकी की हम लोग आते हुए दिनों में वन आफ्टर दी अदर कर लेंगे पूरी 5। हाँ, जहां तक जिह्वा बंद का सवाल है, जिह्वा बंद के भी बेनिफिट्स जो हैं, फायदे वही हैं जो सिंहासन के हैं, मगर जिह्वा बंद का एक और फायदा है। ये पाया गया है कि जिह्वा बंद आपके थायराइड फंक्शन को नॉर्मल कर लेता है। स्पेशली यदि किसी का थायराइड अंडर एक्टिव हो, हाइपोथायराइड हो, तो उसके लिए जिह्वा बंद बहुत ही लाभकारी प्रैक्टिस है। हाँ, और एक चीज जिसपे रिसर्च तो नहीं हुआ, बट जो टीचर्स का फीडबैक मिला है, कुछ टीचर्स ने जो फीडबैक दिया है, उन्होंने जिह्वा बंद उन लोगों को रिकमेंड किया था जिन लोगों को खर्राटे आते हैं या जिनको हिकअप्स आते हैं। तो उनका फीडबैक ये था कि जिसको स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ जिह्वा बंद जो है हेल्प करती है। और जिसको हिकअप्स आने की, हिचकियां आने की प्रॉब्लम है, उसके लिए भी रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ जिह्वा बंद हेल्पफुल होती है। जो कॉम्बिनेशन है उसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया। सिंहासन जिह्वा बंद, सिंहासन जिह्वा बंद, सिंहासन जिह्वा बंद, ये कॉम्बिनेशन एस्थमेटिक्स के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो म्यूकस होता है उसको वो ऊपर ढकेलता है, और जो आपके ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनको साफ करता है। तो इसलिए ये 2 प्रैक्टिस अपनी जगह पे बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 मिनट के लिए शवासन करेंगे, फिर हम ब्रीदिंग पे आ जाएंगे। तो प्लीज 2 मिनट के लिए आप, मैं आपको बता दूंगा कब उठना है। तो पैर उस तरफ, पीठ पे लेट जाएं। लेग्स अपार्ट, पैरों को अलग रखें, एड़ियां अंदर, उंगलियां बाहर। हाथ जो है अपने शरीर से अलग रखें थोड़ा। अपने जो पाम्स हैं उसको सीलिंग की तरफ, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। अपने पेट पे जो कंट्रोल है उसको भी छोड़ दें। पेट को फ्रीली मूव होने दें। Please allow the free movement of your abdomen. Let the abdomen move freely.
रिपीट करें। प्लीज स्ट्रेच नाइसली, सिट अप जेंटली। बॉडी को स्ट्रेच करें और धीमे से बैठ जाएं, एकदम धीमे से, कोई जल्दी नहीं। अब हम रैपिड ब्रीदिंग, जो तेज वाली ब्रीदिंग होती है, उसको सैंपल करेंगे। तो कृपया अपनी आंखें बंद कर लें, पीठ सीधी रखें, बहुत जरूरी है। जैसे मैं कहता हूं, यू डोंट वांट टू सिट लाइक अ क्वेश्चन मार्क, यू वांट टू सिट लाइक एन एक्सक्लेमेशन मार्क। क्वेश्चन मार्क की तरह मत बैठे, सीधे बैठे। फेस सीरियस ना रखें, थोड़ी मुस्कान चलेगी। अब एक हाथ छाती पे, एक हाथ पेट पे। आप अब ये इमेजिन करें, इस चीज की कल्पना करें कि आपके नाक के नीचे एक मोमबत्ती है और आपको वो मोमबत्ती जो है अपनी नाक से बुझानी है, और उसके लिए आप नाक से श्वास बाहर छोड़ रहे हैं बिना रुके हुए। तो करिए ऐसे। ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। प्लीज पॉज। हाथ आप नीचे ला सकते हैं, अब अपने आंख खोल सकते हैं। मेरे कुछ प्रश्न हैं। ये जो प्रैक्टिस थी, रैपिड ब्रीदिंग की प्रैक्टिस थी, तो इसमें आपका एक्सलेशन एक्टिव था या पैसिव था? एक्टिव। इनहेलेशन एक्टिव था या पैसिव था? पैसिव। ठीक है। इसमें आपकी छाती का मूवमेंट था या पेट का मूवमेंट था? पेट का। तो यही जो मूल सिद्धांत है रैपिड ब्रीदिंग प्रैक्टिस का। रैपिड ब्रीदिंग प्रैक्टिस एक प्रैक्टिस है जिसमें एब्डोमिनल मूवमेंट इन्वॉल्व है, एक्सलेशन एक्टिव है, इनहेलेशन पैसिव। एक फर्क सिर्फ ये है कि मैंने आपसे कहा कि कैंडल को आप नाक से बुझाएं, तो आपकी एफर्ट जो थी, जो प्रयत्न नाक से हो रहा था। जो योगिक रैपिड ब्रीदिंग है, जो तेज ब्रीदिंग है, उसमें एफर्ट नाक से नहीं होती है, एफर्ट बेली बटन के नीचे से। तो दो तरह के से मैं कर सकता हूं, या तो ये करूंगा, ये गलत है। इसमें मैंने नाक का इस्तेमाल नहीं किया, केवल पेट को नीचे से पुश कर रहा हूं और श्वास बाहर आ रही है। ये प्रैक्टिस के आधार पे योग में दो प्रैक्टिसेस हैं। एक का नाम है कपालभाति और दूसरी का नाम है भस्त्रिका। कपालभाति क्रिया है और भस्त्रिका प्राणायाम। अब आप एक बात याद रखिए, जो कपालभाति क्रिया है उसमें जैसे मैंने कहा, एक्सलेशन इज एक्टिव, inhalation is passive. The effort for the exhalation comes from below the belly button. तो effort जो है exhalation के लिए belly button के नीचे से आती है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ शब्द हैं जिससे हमको फेमिलियर होना चाहिए कपालभाति के उपलक्ष्य में। एक तो है स्ट्रोक या पंप। स्ट्रोक या पंप का अर्थ होता है आपका एक एक्टिव एक्सेल। ये एक स्ट्रोक है, और बिना ब्रेक के,
बिना रुके हुए जब हम कंटिन्यूअसली स्ट्रोक करेंगे, मानिए हमने 10 बार किया, तो उसको कहेंगे एक राउंड 10 स्ट्रोक। तो नॉर्मली जब टीचर्स इसको लिखते हैं तो वो लिखेंगे 3 क्रॉस 20, 3 क्रॉस 40, 40 स्ट्रोक का एक राउंड, 20 स्ट्रोक का एक राउंड, वो 3 बार करना है। जहां तक कपालभाति है उसके लिए कुछ लिमिटेशंस हैं। आप जब आप लंबे के लिए करें, women who are pregnant and menstruating during period, ये कपालभाति नहीं करनी चाहिए। और जिसको हार्ट इश्यूज हैं उनके लिए मना नहीं है, मगर उनको हाई डोज पे नहीं करना चाहिए और सुपरविजन के लिए अंदर करना चाहिए, तो ये प्रैक्टिस हेल्पफुल हो जाती है। तो कपालभाति जो है बहुत ही हेल्पफुल प्रैक्टिस है। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं ये मेट्रोनोम चलाऊंगा जो 1 बीट पर सेकंड के हिसाब से होगा। आप आंख बंद करके अपने जो स्ट्रोक्स हैं वो 1 बीट पर सेकंड के हिसाब से चलाएं। उसको इसलिए हम लोग को समय मिलेगा आके सबके स्ट्रोक्स देख। इसके लिए बैठना सीधे बहुत जरूरी है। आंख बंद, यदि मन भी हो कि वहां वहां देख लें, देखिए नहीं, आंख बंद रखें। हाँ? और प्रैक्टिस करें। इसके जो लाभ हैं कपालभाति के बहुत हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। ठीक है, इसको प्लीज चालू कर सकता। तो स्ट्रोक्स जो है 1 स्ट्रोक पर सेकंड के हिसाब से आप वो करें। एफर्ट जो है पेट पे होने चाहिए। कुछ पूछ रहे थे, वो कुछ पूछ रहे। यदि आप अपने हाथ ज्ञान मुद्रा में रख सकें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि कपालभाति करते हुए थोड़ा पेट में थकान महसूस होने लगे, आप थोड़ा रेस्ट ले लें और फिर से चालू कर दें। बियॉन्ड कैपेसिटी ना करें। कहीं भी आपको अनकंफर्टेबल लगे तो आप रेस्ट ले सकते हैं। प्लीज पॉज।
धीरे से आंख खोलें। तो जो कपालभाति क्रिया है, कपाल का अर्थ होता है स्कल या फ्रंटल पार्ट ऑफ योर हेड, और भाति का मतलब होता है उसको चमकाना, शाइन करना, उसको रेडिएंट करना। तो ये प्रैक्टिस जो है इन अ वे कहते हैं कि आपको रेडिएंट बनाती है। बट साइंटिफिकली अगर इसको एक्सप्लेन करें तो स्वामी कुवलेंद्र जी ने कहा था कि ये प्रैक्टिस जो है, कपाल का मतलब होता है फ्रंटल साइनस, जो आपका साइनस होता है, ये फ्रंटल साइनसिस को क्लीन करती है। तो उसको साफ करने का काम भी कपालभाति करती है। कपालभाति एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसपे दुनिया भर में बहुत रिसर्च हुआ है। चूंकि आप 1 मिनट में 60 बार या 120 बार श्वास प्रश्वास लेते हो, तो आपके ब्लड को ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है और आपके ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होती है। तो नेट रिजल्ट होता है कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन का आधिक्य, वो जो है आपके एनर्जी लेवल्स को दिन भर के लिए एक स्टेबल लेवल पे रखता है। ये प्रोग्रेसिव प्रैक्टिस है, प्रगतिशील प्रैक्टिस है। यदि आप 3 राउंड 20 से भी शुरू करें, अपने पास बहुत सक्षम टीचर्स हैं यहाँ, उनके अंडर आप 3 राउंड 120 स्ट्रोक के एट द रेट ऑफ 2 स्ट्रोक्स पर सेकेंड, वो आपका गोल है। और वो गोल एक बार हो गया तो कपालभाति इज ए वेरी बेनिफिशियल प्रैक्टिस। एक और इस पे जो शोध हुआ है, पीपल जो लो एनर्जी या डिप्रेशन का शिकार होते हैं, कपालभाति उनके लिए भी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। स्टूडेंट्स और सीनियर्स में भी इसका रिसर्च हुआ है आईआईटी में। तो ये पाया गया था कि जो स्टूडेंट्स हैं जो कपालभाति कर रहे थे, उन्होंने जो प्रोजेक्ट किया उसमें गलतियां कम की इन कंपैरिजन टू स्टूडेंट्स जिन्होंने कपालभाति नहीं की। और जो सीनियर्स के साथ रिसर्च हुआ था, जिन सीनियर्स ने कपालभाति की और किसी प्रोजेक्ट पे काम किया, उनका फीडबैक ये था कि दे वर एबल टू कॉन्सेंट्रेट बेटर, उनका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ा कपालभाति से। और जिन लोगों ने कपालभाति नहीं की थी, उनका कंसंट्रेशन इतना अच्छा नहीं था। तो एज अ होल ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। आप सुबेरे करें तो आपका दिन बन जाएगा इस प्रैक्टिस। तो अब हम क्या करते हैं, हम 3 राउंड करते हैं कपालभाति के, 20 स्ट्रोक्स ईच। इस समय मैं मेट्रोनोम नहीं चलाऊंगा, आप अपने हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से कीजिए। और हर राउंड के बीच में जो है 3 से 4 नॉर्मल श्वास का विश्राम करिए, फिर आप दूसरा राउंड शुरू करें। तो प्लीज आंख बंद करें, बैक अपराइट, और जब भी आपको ठीक लगे आप 20 स्ट्रोक के लिए कपालभाति शुरू कर दें। 3 राउंड करेंगे। ध्यान रखिए, एफर्ट जो है इट कम्स फ्रॉम बिलो द बेली बटन, नाक को आप एंगेज नहीं करें। आंख बंद कर लीजिए, बहुत अच्छा। और जैसे ही 3 राउंड आपके खत्म हो जाए, वैसे आंख बंद करके बैठे रहिए, श्वास पे ध्यान दीजिए। वन स्ट्रोक एट अ टाइम। कपालभाति में ये बहुत जरूरी है कि स्ट्रोक आपका कंप्लीट हो। स्ट्रोक कंप्लीट तब होता है, नंबर 1, जब वो नाभि के नीचे से शुरू हो, और स्ट्रोक के बाद आपका जो पेट है वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए, तब स्ट्रोक कंप्लीट होता है। वो कपालभाति के लिए बहुत जरूरी है। जब आपके 3 राउंड हो जाए, आप शांति से आंख बंद करके बैठे रहें।
कृपया आंखें खोल लीजिए। अपने शास्त्रों में कपालभाति के बाबत कहा गया है, वस्त्रावलोहकारस्य रेच पूरौ च संभ्रमौ कपालभातिर्विख्याता कफ दोष विशोषिणः। तो जो लोग आयुर्वेद के जानकार हैं वो समझ जाएंगे कि आयुर्वेद से कफ के जो दोष होते हैं उनका निवारण होता है। तो सम ऑफ द कफ दोषास, फिजिकल लेवल पे जो भी कंजेस्शन होता है, छाती में कंजेशन हो, रेस्पिरेशन में कंजेस्शन हो, वो कफ रोग का एक वो है। लो एनर्जी लेवल्स होना, थोड़ा मूड डाउन होना, थोड़ा डिप्रेस्ड होना, वो भी कफ दोष का ही एक एंगल है। तो कपालभाति जो है बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, मेरे हिसाब से सबको करनी चाहिए। और ये क्रिया है, प्राणायाम नहीं है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट कपालभाति भस्त्रिका प्राणायाम का एक अभिन्न अंग है। तो ये हमको सोचना चाहिए। यदि आपके पैर घुटनों में दर्द हो रहा है तो कुछ मिनट के लिए पैर सीधे कर लीजिए आप, फिर उसके बाद हम स्लो ब्रीदिंग पे जाएंगे। चाहिए तो थोड़ा पैरों को हिला लें, थोड़ा ऊपर नीचे कर लें। अब हम क्रॉस लेगेड पोजीशन में आ जाएंगे। अब हम स्लो ब्रीदिंग को सैंपल करेंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा, मगर एक पॉइंट आएगा जहां मैं आपसे कहूंगा कि बाएं नाक से सांस लें, दाएं से छोड़ें, फिर दाएं से लें, बाएं बाएं से छोड़ें। तो योग में उसकी एक विधि है। हम जो नाक नॉस्ट्रल्स मैनिपुलेट करते हैं उसमें इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये दोनों नीचे रहती हैं। अंगूठा राइट नॉस्ट्रल पे होता है, और जो आपकी रिंग फिंगर और जो छोटी फिंगर है वो आपके राइट लेफ्ट नॉस्ट्रल को मैनिपुलेट करती है। तो यदि हमको सांस लेफ्ट नॉस्ट्रल से लेना है तो राइट थंब जो है आपके राइट नॉस्ट्रल पे होगा। आप लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेंगे और फिर इसको बंद करने के लिए आप ये उंगलियों से लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद करेंगे, राइट खोल देंगे, राइट से सांस छोड़ देंगे, फिर राइट से अंदर लेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे। मगर अभी नहीं, जब वो पॉइंट आएगा मैं आपको बता दूंगा। बट ये मुद्रा बहुत जरूरी है। इसको विष्णु मुद्रा के नाम से जाना जाता है, बहुत लोग इसको प्राणायाम मुद्रा भी कहते हैं। तो ये उंगली पहली वाली और दूसरी, इनका उपयोग प्राणायाम में निषिद्ध है, इसको इस्तेमाल नहीं करते। और उसका जो रेफरेंस है वो हठ प्रदीपिका और घिरण संहिता में ये बड़ा साफ तौर से कहा गया है कि इन दो उंगलियों का इस्तेमाल करें, इन दो उंगलियों का इस्तेमाल न करें। हाँ? सो कृपया आंख बंद करके आप बैठ जाएं सीधे। दोनों हाथ, एक हाथ छाती पे, एक पेट पे इस समय। अब एक पॉइंट आएगा आपकी इस ब्रीदिंग डायग्नोस्टिक्स में, मैं जब आपसे कहूंगा कि आप उज्जाई का साउंड क्रिएट करें। उज्जाई का साउंड क्रिएट होता है जब हम अपने ग्लॉटिस को पार्शियली ब्लॉक कर देते हैं। तो वो साउंड क्या होता है, यदि आप अपने पास एक मिरर रखें और मिरर को आप थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, भाप डालने की कोशिश करें मुंह से, आप क्या करते हैं, तो वही उज्जाई का साउंड है। सांस छोड़ते हुए भी वही लिया जाता है, सांस अंदर लेते हुए भी वो साउंड क्रिएट किया जाता है, जिससे कि आप उसका प्राणायाम में उपयोग कर सके। ठीक है, तो आंख बंद, बैक अपराइट, केवल अपने छाती के और पेट के मूवमेंट पे ध्यान दें। आंख बंद रखें, फोरहेड रिलैक्स करें, चेहरे पे थोड़ी स्माइल लेके आए। धीरे धीरे अपनी सांसों को लंबा करें, गहरा करें।
और धीमा करें। लंबी गहरी धीमी सांस। अब एक बात का ध्यान रखिए, जब आप अगला एक्सलेशन करेंगे, जब आप सांस बाहर निकालेंगे, आप नोट करेंगे कि आपकी छाती थोड़ी धंस जाएगी, पेट अंदर की ओर चला जाएगा। जब पेट अंदर की ओर जाए उसको वहीं पकड़े रखें और केवल छाती का इस्तेमाल करें ब्रीथ करने के लिए। Breathe predominantly through your chest. Abdomen held back, chest movement predominant. पेट कंट्रोल में, छाती का मूवमेंट प्रोडोमिनेंट। और अब जो है आप अपनी ब्रीदिंग में उज्जाई साउंड इंट्रोड्यूस कर दें, जिससे कि ये बात पक्की हो जाए कि आपकी सांस जो है निर्विघ्न है, कंटिन्यूअस है। इस समय यदि आप चाहें तो अपने हाथ घुटने पे रख सकते हैं। एब्डोमेन हेल्ड बैक, चेस्ट मूवमेंट प्रोडोमिनेंट, long, slow, deep breath with Ujjayi sound. अब मैं मेट्रोनोम शुरू कर दूंगा। आप इस बात का ख्याल रखें कि आपकी जो एक्सलेशन है वो आपकी इनहेलेशन से लंबी हो। एक्सलेशन लॉन्गर देन इनहेलेशन। श्वास आप नाक से ले रहे हैं, मुंह से नहीं। श्वास के लिए आप नाक का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुंह नहीं। Abdomen held back, chest movement predominant, Ujjayi sound, slow, long, deep breaths, exhalation longer than inhalation. मुंह बंद रखें, नाक से सांस लें। हाँ, अब इस बात का पक्का करें कि आपका जो एक्सलेशन है वो इनहेलेशन के अप्रोक्सीमेटली डबल हो। So you exhale twice as long as you inhale. Slow, long, deep breathing. अब अपने हाथ को आप विष्णु मुद्रा में लगा लें। Breathe in through left nostril. Breathe out right. Breathe in right. Breathe out left. बाएं नाक से सांस अंदर लें, दाएं से छोड़ें, फिर दाएं से अंदर लें, बाएं से छोड़ें, और ये प्रक्रिया चालू रखें, मगर ध्यान रहे कि पेट अंदर की ओर, छाती का मूवमेंट प्रेडोमिनेंट रहे, श्वास लंबी गहरी धीमी हो, उज्जाई की ध्वनि के साथ, और आपका एक्सलेशन जो है इनहेलेशन के डबल हो। ये कोशिश आप करें। Back upright, shoulders, chest open, abdomen held back, chest movement predominant,
Ujjayi sound. Exhalation longer than inhalation. आपकी जो अवेयरनेस है आपकी श्वास पे होनी चाहिए जब आप सांस अंदर ले रहे हैं बाहर ले रहे हैं. Inhale left, exhale right, inhale right, exhale left. Slow, deep, long breaths. Slow, easy and relaxed. Effort छाती से होने चाहिए नाक से नहीं. Back upright. Nicely. प्यार के साथ सांस अंदर लें प्यार के साथ छोड़ें. ये आपका आखिरी राउंड होगा. अर्थात जब आप बाएं नाक से सांस बाहर निकालें उसके बाद आप अपना हाथ नीचे ले आए और घुटने पे रखें. आंख बंद करके बैठे रहें. अब हम 11 ओम का जप करेंगे. कृपया ध्यान रखें कि जब हम ओम का जप करते हैं तो जो पारंपरिक पद्धति है उसमें ओ को 3 मेंटल काउंट तक रखा जाता है और जो म है उसको खींचा जाता है. ओ. और म को जितना खींच सकते हैं खींचें. हम 11 बार करेंगे. आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करिए अपनी रिदम में करिए. दूसरे के लिए वेट नहीं करिए कि जिनका जब खत्म हो जाएगा तो उनको उनके साथ रखो. अपने ही कैपेसिटी के हिसाब से करते रहिए. उससे एक रिदम बन जाएगी पूरी क्लास की. और जब 11 ओम की समाप्ति हो जाए कृपया आंख बंद करके आप सिर्फ बैठे रहिए और अपने श्वास पे ध्यान रखिए 11 ओम के बाद. हाँ, तो प्लीज क्लोज योर आईज. बैक अपराइट. इनहेल डीप एंड बिगिन. ओ.
अच्छा। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। कुछ क्वेश्चंस हैं, आई विल ले देम आउट। The first question is, when Jivha Bandh is done, what is the procedure for breathing? Lock Jivha Bandh when inhale or after exhale. तो Jivha Bandh में the breath will adjust to the position of the Jivha Bandh. कोई प्रावधान नहीं है टेक्स्ट में कि आप ब्रीदिंग एक पर्टिकुलर वे से करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा जिह्वा बंद और आपका सिंहासन एक प्रोग्रेसिव प्रैक्टिस है। अभी तो हम 5 सेकंड के लिए होल्ड कर रहे हैं, मगर ये प्रैक्टिस 3 मिनट के लिए भी आप होल्ड कर सकते हैं। हाँ, वो प्रोग्रेशन है उसका। तो जब आप 3 मिनट के लिए होल्ड करेंगे तो ब्रेथ अपने आप ही होने लगेगी। शुरुआत में क्या होता है कि जब हम सांस निकालते हैं, अगर 4-5 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं तो बॉडी की इंपल्स होती है कि सांस को बाहर रोक लेना, उसमें कोई हानि नहीं है, बट बॉडी एडजस्ट कर लेती है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप इनहेल करके करें, एक्सहेल करके करें। जिह्वा बंद में 2 मूल वो उद्देश्य हैं। एक तो फ्रेनम जो है उसको स्ट्रेच करें, और दूसरा जो आपकी जिह्वा का मूल है उसको ऊपर खींचें। यदि आप ये 2 चीज कर रहे हैं तो आप जिह्वा बंद कर रहे हैं, बाकी की चीजों पे ध्यान न डालें, वो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। मेन प्रैक्टिस इज मेन प्रैक्टिस। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज समवन हैव बैक पेन व्हाइल प्रैक्टिसिंग कपालभाति? इसका आंसर है आई डोंट नो। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये है कि हम लोगों को इतनी बैठने की आदत नहीं है, एक कारण वो हो सकता है। जो भी पेन बॉडी में हो, कोई भी प्रैक्टिस करते हुए, एक तो पोस्चर की वजह से हो सकता है क्योंकि प्राणायाम रिक्वायर्स एक्सटेंसिव सिटिंग। दूसरा ये है कि आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कहते हैं यदि वात पेट में गैस हो या ब्लोटिंग हो तो कभी कभी दर्द हो जाता है। यदि आप कपालभाति जैसे प्रैक्टिस के रेगुलर अभ्यासी नहीं हो तो भी कभी कभी पेन हो जाता है। जैसे कि यदि आपको दौड़ने की आदत नहीं है और आप एक दिन बहुत दौड़ लिए
तो आपके पैरों में दर्द तो हो गई। तो योगिक प्रैक्टिसेस के साथ भी यही होता है। जैसे जिह्वा बंद है, अब हम जिह्वा बंद रोज नहीं करते हैं। अब आपने मानिए 5 या 10 जिह्वा बंद कर लिए, पहले कभी नहीं किए, तो कुछ दिन तक हो सकता है आपके यहाँ दर्द हो, वो तो नॉर्मल है। तो इस सब चीजों के लिए अपने को थोड़ा स्पेस देना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन का भी वही आंसर है, ऑल द पेन इज लैटिसिमस डोर्साई, लोअर एरिया। फिर चौथा प्रश्न है कि हम क्या अपनी 2 उंगलियां यहां रख सकते हैं प्राणायाम के समय, अनुलोम विलोम के समय? देखिए, अलग अलग वंश परंपराएं हैं। जो केवल धाम की वंश परंपरा है, ये जो वंश परंपरा है, ये 100% शास्त्रों को फॉलो करती है। तो जो हठ प्रदीपिका और घिरण संहिता में ये साफ तौर पे कहा गया है कि इन दोनों उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं मिला है मुझे अभी तक जिसने कहा है कि ये 2 उंगलियों को यहां रखो। यदि कोई मुझे ग्रंथ वैसा दिखा दे तो मैं भावपूर्वक उसको एक्सेप्ट कर लूंगा और अपना स्टैंड चेंज कर दूंगा। मगर अभी तक ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो कहता है कि ये 2 उंगलियां आप अपने माथे पे रखें। इन 2 उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करना, इसका अपने पास रेफरेंस है। ठीक है? सो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर